अगर बात करें राजनीति की, तो राजनीति में कुछ बिरले लोग होते हैं जो कवि भी होते हैं और राजनीति भी साथ करते हैं। भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को तो सब जानते हैं, लेकिन आज एक और राजनेता हमारे साथ हैं ऐसे, और वो भी बीजेपी से ही। संयोग है कि वो भी बीजेपी से ही ताल्लुक़ रखते हैं। हमारे साथ हैं सतीश उपाध्याय जी, जो दिल्ली बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, एनडीएमसी के वाइस चेयरमैन रहे हैं, मध्य प्रदेश बीजेपी के सह प्रभारी भी। सतीश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस बहुत पॉडकास्ट बहुत में न्यूज 18 नमस्कार इंडिया के। आपका। कैसे तालमेल करते हैं कविताएं भी और राजनीति भी? देखिए, कविताएं तो आपके जीवन के जो अनुभव हैं, जीवन के अनुभव अनुभव जब शब्दों की अभिव्यक्ति में आ जाते हैं तो वो कविता के रूप में निकलते हैं। आप अपने जीवन में देखते हैं, आपके इर्द गिर्द जो घटता है, समाज में जो घटता है, परिवार में जो घटता है, आपके मित्रों के बीच में जो घटता है, तो उन परिस्थितियों में अगर आप थोड़े से भी संवेदनशील हैं तो वो शब्दों के रूप में निकलते हैं, वो कविता बन जाती है। मैं तो कवि हूं नहीं, एक्सीडेंटल कवि आप मुझे कह सकते हैं। मैंने कभी सोचा नहीं कि मैं कविता कभी लिखूंगा, पर ऐसे ही लिखना शुरू किया और लिखते 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 कुछ जिसे कहना चाहिए कि मन में भाव आते गए, विषय आते गए, मैं लिखता गया और वो 20 25 30 कविताएं मैंने ऐसे ही लिख दी। और एक समय ऐसा भी आया कि एक दिन में 3 3 कविताएं भी लिख दी। अच्छा। यानी सुबह 5 बजे उठा, 7 8 बजे तक, उठने से पहले कि कोई मुझे देख ना ले कि ये फोन पे बिजी हैं, तो कविता लिख दी। दिन में जा रहा हूँ ट्रैफिक में कहीं, तब लिख दी। एक दिन का मुझे याद है, और एक दिन रात को शादी में कहीं जा रहा था मैं, तो ट्रैफिक जाम था। तो उस ट्रैफिक जाम में मुझे कोई इरिटेशन नहीं हुआ, मैं बैठे बैठे अपनी, तो शायद एक दिन में 3 भी कविता लिखी। पता नहीं, कोई एक समय आता है जो आपको अंदर से प्रेरित करता है। बस वो एक बार लिखी, तो एक बार तो मेरी डॉटर ने मुझे पकड़ लिया था। अच्छा। हाँ, मैं बैठा था कि क्या आप हर समय फोन पे लगे रहते हो। अच्छा, मैं लिखता भी, मैंने पेन और कागज पे नहीं लिखा, मैंने सब व्हाट्सएप पे ही लिखी है। अच्छा, हाँ, फोन पे ही मैं लिखता रहता था। व्हाट्सएप ने कवि बना दिया। तो वो क्योंकि लिखना आसान था, लिखते 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 आपने पूरा कर दिया, तो फिर तो क्या है, आप बात नहीं करते। तो फिर मैंने उसको दिखाया कि मैं ऐसे ऐसे मैं ये करता हूँ। तो उनको विश्वास नहीं हुआ कि आपने लिखी है। मैंने कहा लिखी तो मैंने ही है। तो फिर उसके बाद वो मेरे कविता का जो किताब लिखने का जो सफ़र था, उसमें वो मेरी साथी बन गई। अच्छा। और करते करते वो हमने 50 के आसपास कविताएं लिखी। फिर मेरे मन में विचार आया कि क्यों ना इन कविताओं के साथ साथ, कविता के विषय वस्तु के साथ साथ कुछ ना कुछ स्केच आना चाहिए। तो उसने कहा मैं स्केच बनाती हूँ। तो स्केच बनाए तो बहुत बड़े बड़े बने, लेकिन वो ठीक नहीं लगा। तो फिर किसी एक बहुत ही युवा आर्टिस्ट को, शायद वो गुजरात से थी, बहुत ही यंग आर्टिस्ट थी, तो मेरी बड़ी बेटी सुमेधा ने उसको लाइन अप किया। उसने फिर वो बनाए, और बना करके एक जिंदगी चलते चलते ये एक किताब जो है बन गई। इसका हो गया। और अशोक चक्रधर जी से मैंने बात की, उन्होंने इसकी प्रस्तावना भी लिखी है। अच्छा। अशोक चक्रधर जी काफी बड़े कवि हैं। काफी बड़े कवि हैं। तो काका हाथरसी के दामाद भी हैं। काका हाथरसी के दामाद भी हैं, और देश के जाने माने कवि हैं। मैंने उनसे पूछा कि आप कर पाएंगे, तो उन्होंने सहर्ष कहा कि पहले मैं उनको दिया तो उनको बहुत अच्छा लगा। ऐसे ही बस जिंदगी चलते चलते ही कविता की किताब बन गई। रचना, आप तो काफी समय से बीजेपी कवर कर रही हैं, लगा कि सतीश जी का ये रूप भी चलते चलते आपको रिपोर्टिंग करते करते दिखाई देगा? बिल्कुल, मैं तो सोचती थी कि मतलब एक नेता हमेशा जनता से घिरे रहते हैं, जैसे आपने बताया कि खाली समय में या ट्रैफिक में, तो मालवीय नगर में तो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक वैसे भी एक समस्या है बड़ी, तो आपको यहाँ पे तो बहुत समय मिलता होगा लिखने का। हाँ, स्थिति ऐसी है मालवीय नगर की, और क्योंकि ट्रैफिक जैम बहुत होता है, बाकी चीज़ें भी होती है। लेकिन होता ना, आप ट्रैफिक में होते हैं, कई बार आप बहुत इरिटेट होते हैं, आपको लगता है यार ये क्या है,
पर वो उस समय एक जुनून था ऐसा कि बस लगा कि अब लिखना है, ये लिखना है। और मेरी कविता के जितने भी शीर्षक हैं वो सभी जिंदगी के इर्द गिर्द ही हैं। धैर्य है, साहस है, समय है, अभिव्यक्ति है, इस तरह के शीर्षक हैं। गलतफहमियां हैं जो लाइफ में उन सबका अनुभव आपको होता है। आप कभी भी, अब गलतफहमियां एक ऐसी चीज है कि जिंदगी में कोई ऐसा नहीं होगा कि जो गलतफहमियों का शिकार नहीं हुआ होगा। और गलतफहमियां एक खौफनाक मंजर है, अगर वो जिंदगी में आ जाएं तो सब कुछ खराब कर देती हैं। और गलतफहमियां दूर हो जाएं तो जिंदगी को खुशहाल कर देती हैं। सही भी है ये। और गलतफहमी कैसे आ जाती है पता ही नहीं चलता है, पता ही नहीं चलता। ऐसे ही समय पर लिखा था मैंने, समय बोलता नहीं बस मौन है, वक्त आने पर बताता है किसका कौन है। तो ये समय क्या है, समय की गति को कोई पकड़ नहीं पाया। तो ये सब चीजें इसी तरह की थी। मेरे सोचने का अंदाज कुछ अलग है। मैं सोचता कुछ हूं, मुझे समझते कुछ और लोग हैं। लेकिन क्या मुझे अंदर से कोई समझ पाया है कि मैं हूं क्या, मैं चाहता क्या हूं, मेरी पहचान क्या है। इसी तरह के विषय मैंने इसमें लिए हैं। साहस पर है, पर मैंने कोई भी कविता जिसे कहना चाहिए नकारात्मक वे में उसको मैंने नकारात्मक तरीके से उसको समाप्त नहीं किया है। अच्छा। हाँ। सूरज का उदय क्यों होता है, एक इनके साथ साथ ही एक कविता जो जिंदगी के विषयों पर नहीं है लेकिन जिंदगी से जुड़ी हुई है, वो मैंने चाय पर लिखी। चाय पियो जी, जिंदगी जियो जी। चाय पर चर्चा भी बहुत होती है आपकी चाय पार्टी पर में। चर्चा होती है, चाय पियो जी, जिंदगी जियो जी। तो वो चाय पर ऐसे ही लिख गई। चाय बड़ी डिप्लोमेट है, कितने बड़े बड़े काम चाय पर ही हो जाते हैं। और सबसे पहले आप चाय की बात करते हैं। एक कविता मैंने बातों पर लिखी है। बातें जीवन का आधार है, अगर बातें ना हो तो आप समझिए कि जिंदगी में सब कुछ समाप्त हो सकता है। बातें ही हैं, संवाद ही है जो चीजों को ठीक करता है। तो बातें कितनी जरूरी हैं और कितनी तरह की बातें होती हैं, इसकी गहराई में आप जाएंगे तो आपको सच में ध्यान आएगा, यार इतने दिन से इससे बात नहीं हुई। आप पहली बात क्या निकालते हो, फिर आपका मन करता है अच्छा बात करें, हम बात करें तो बात से बात बनती है और बात से ही बात निकलती है। तो सतीश जी, आप मालवीय नगर से इस बार बीजेपी के कैंडिडेट्स हैं, 3 बार से आम आदमी पार्टी का गढ़ है। अब तो आप सबसे बातें कर रहे होंगे, तो क्या बातें निकल रही हैं वहां पर? बातें तो यही निकल रही है कि जो लोगों की आशाएं थी, जो लोगों की आकांक्षाएं थी, जो लोग एक अन्ना से के प्रोडक्ट से निकली पार्टी से जो लोगों की उम्मीदें थी, दिल्ली के लोगों को जो सपने दिखाए थे, वो पूरी तरह से जो मूल समस्याएं हैं वही पूरी नहीं कर पाए। केवल एक कोरे वायदे, केवल एक माया जाल, केवल एक झूठ, एक आवरण है आम आदमी पार्टी का। है कुछ, दिखता कुछ है, होता कुछ है, करते कुछ है। तो शायद ये सच अब लोगों को निश्चित रूप से समझ में आता है। आपका पहनावा, आपका बोलने का तरीका, आप जो करना चाहते हैं वो आपने जो कहा, वो लोगों को अब दिखाई दे रहा है। लोग कहते हैं कि ये सब झूठ है, छलावा है, क्योंकि आपकी जो डिलीवरी है वो जीरो है। आपने कुछ अपने आप को जो बड़े बड़े वायदे किए, आपने कहा, आपने एक बड़ा अपने कैरेक्टर को आप यहां तक ले गए कि आपसे जैसा कहना चाहिए कि आदर्श कोई नहीं है। आप भ्रष्टाचार में लिप्त नहीं हैं। आप दिल्ली के लोगों को पेरिस, लंदन, पता नहीं क्या बना देंगे। सपने भी आपने ऐसे दिखाए लोगों को। तो कहीं भी तो आप पेरिस, लंदन तो छोड़ दीजिए, आज दिल्ली में अगर 1 घंटे की बारिश हो जाए तो आप दिल्ली के हालात देख सकते हैं कि क्या हालात बनते हैं दिल्ली के। दिल्ली के लोगों को बेसिक पीने का पानी उपलब्ध नहीं है, कंटेमिनेटेड है पानी, दूषित पानी मिलने को मिलता है। जहां मैं जाता हूं लोग कहते हैं हमें सीवर का पानी मिला हुआ आता है। आपने नहीं दिया। एक किसी भी शहर की एक सीवेज सिस्टम सबसे महत्वपूर्ण होता है, कोलैप्स कर चुका है। बारिश में इस बार मालवीय नगर जैसी विधानसभा में 4 फीट से लेकर के 8-9 फीट तक पानी भरे, ये कोई बाढ़ की स्थिति नहीं है, अप्रत्याशित स्थिति है। मैं आईआईटी में गया, आईआईटी में हमारे देश का भविष्य निकलता है।
करोड़ रुपए के इक्विपमेंट पानी की भेंट चढ़ गए, कोई देखने वाला नहीं है। सड़कें टूटी हुई हैं। एक सड़क है यहाँ गांव में हौज खास में, जो सड़क है वो सड़क लुप्त हो गई है और वो आधा किलोमीटर कूड़े के ढेर में तब्दील हो गई है। तो पानी नहीं, स्वास्थ्य लोगों का, आपने कहा कि हम वर्ल्ड क्लास मोहल्ला क्लिनिक लेकर के आएंगे। मैं जहां भी जा रहा हूं, पहले तो मोहल्ला क्लिनिक है नहीं, है तो वो खुलता नहीं, खुलता है तो उसमें गंदगी के अंबार हैं, डॉक्टर नहीं है, दवाई नहीं है। आज मुझे लोग कोई कह रहे थे, सभा में ही किसी ने बोला कि एक्सपायर्ड दवाइयां हमको वहां मिलती हैं। और आपके अहंकार के कारण, अरविंद केजरीवाल की अहंकार पार्टी के कारण से, हठ धर्मिता के कारण से, एक डिक्टेटरशिप के कारण से आपने देश की सबसे अच्छी योजना आयुष्मान भारत योजना, जिसमें 5 लाख का इलाज एक किसी भी सामान्य वर्ग के लोगों को मिलता है, वो आपने लेने नहीं दिया। आपने अन्याय किया दिल्ली के लोगों के साथ, बड़ा अन्याय किया आपने। क्योंकि एक क्लिनिक 9 से 2 बजे तक खुलता है, उसमें कैंसर की दवा नहीं मिलती है, उसमें हार्ट की दवा नहीं मिलती है, उसमें स्ट्रोक की दवा नहीं मिलती है। गरीब लोग हैं, उन्हें बीमारी का पता नहीं है। आपने नहीं होने दिया क्योंकि वो श्रेय देश के प्रधानमंत्री मोदी जी को न मिल जाए। तो आपकी इतनी छोटी मानसिकता है जिसके कारण से लोगों को मिला क्या। अच्छा, आप मुझे बताइए, कोई शहर नया बनता है, कोई सरकार आती है, तो आप उस शहर में 11 साल के अंदर आप कोई आइकॉनिक बिल्डिंग खड़ी करते हैं। भाई ये सरकार आई तो इसने ये बिल्डिंग खड़ी की, इन्होंने ये बड़ा काम किया, है ना। ऐसा कुछ भी नहीं है। आज मोदी जी आए हैं, आप देख सकते हैं कि नया राष्ट्रपति पार्लियामेंट पूरा नया बन गया, सेंट्रल विस्ता नया बन गया, हमारा प्रगति मैदान पूरा नया बन गया, भारत मंडपम बन गया, हमारी तमाम तरह की जो ईस्टर्न वेस्टर्न पेरिफेरी है वो बन गया, कन्वेंशन सेंटर बन गया, पुलिस हेडक्वार्टर नया बन गया, तीसरी रिंग रोड ऑलरेडी पाइपलाइन में आ गई है, नया एयरपोर्ट बन गया। एक नहीं, बहुत सारी चीजें ऐसी बनी हैं। तो मैं गिनाता हूं, आप गिनाइए कि आपने क्या किया। मैं एनडीएमसी में था, आउट ऑफ द बॉक्स मैंने सोचा, बात वो बिल्कुल अलग है, लेकिन ट्यूलिप फेस्टिवल हमने स्टार्ट किया। अभी आप देखिएगा कि वो वर्ल्ड मैप पर आ गया। ट्यूलिप फेस्टिवल 3 साल के अंदर ही वर्ल्ड मैप पर आ गया। हमने कुछ उसमें, लोगों को अच्छा लगता है ना, लोगों को लगता है मेरी सिटी में ये है, ये मेरी सिटी है और यहां पर ट्यूलिप आज लग रहे हैं। और इतना ही नहीं, हमने उसमें R&D भी की। आज हम जो विदेशों से इंपोर्ट करते थे, 30% हम अपने यहां से, अब हमने उसको प्रिजर्व करना शुरू कर दिया है। तो आउट ऑफ द बॉक्स आप कुछ करते नहीं, कुछ आप सोचते नहीं। हमारा हैप्पीनेस इंडेक्स है क्या दिल्ली का? क्या हैप्पीनेस इंडेक्स है? हम किसी इंडेक्स में ही नहीं है। तो हम खुशी किस चीज से दे सकते हैं? युवाओं के लिए कोई आपने हैप्पीनेस कॉर्नर क्रिएट कर दिए होते आउट ऑफ द बॉक्स, लोग युवाओं के अंदर इतनी प्रतिभाएं हैं, वो अपनी प्रतिभाओं को दिखा सकते थे। कोई बच्चा गिटार बजाना चाहता है तो आपके पास इतने पार्क हैं, इतने पब्लिक प्लेसेस हैं, आप क्यों नहीं प्लग एंड प्ले उनको सुविधाएं देते हैं? कोई बच्ची ड्राइंग करना चाहती है, उसको एक प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए। बिल्कुल। कोई अपनी कविताएं लिखना चाहता है, कोई कुछ रिसाइट करना चाहता है, कोई गाने गाना चाहता है। आपने दिया क्या है शहर में? टेंशन, इसके अलावा कुछ नहीं दिया। तो ये सब चीजें, जो समय जो है वो समय बदल रहा है और निश्चित रूप से इस बार बहुत सम्मानजनक तरीके से केजरीवाल साहब की विदाई तय है। सतीश जी, आप कह रहे हैं कि निश्चित रूप से विदाई तय है। और मालवीय नगर की बात की जाए तो यहाँ पर पिछले लंबे समय से सोमनाथ भारती हैं, तो अब उनकी विदाई के लिए आपकी क्या स्ट्रेटेजी है? देखिए, हमारी स्ट्रेटेजी है, एक तो 10 साल के अंदर मालवीय नगर में, अच्छा अब लोग वोट क्यों देते हैं आपको? लोग वोट देते हैं कि आपको जो बेसिक सिविक एमिनिटीज हैं उनकी सुविधा आपको मिलनी चाहिए। पहला वायदा इनका था केजरीवाल साहब की उपस्थिति में कि मालवीय नगर को 24/7 24 घंटे पानी देंगे, वो भी टैप वाटर देंगे। वो तो छोड़ दीजिए कि अभी 1 घंटे कहीं पानी आता है और वो भी कंटेमिनेटेड, प्रदूषित पानी मिलता है।
सबसे बड़ी प्रॉब्लम मैंने आपको अभी बताया कि किस तरह से अगर एक बारिश आ जाए और उसकी बारिश में सीवेज सिस्टम पूरे विधानसभा के अंदर, पूरी विधानसभा के अंदर कोलैप्स है। आप आज भी जाएंगे तो आपको मालवीय नगर के अंदर, जिया सराय के अंदर और अर्जुन नगर के अंदर, कृष्णा नगर के अंदर आपको सीवर का पानी बाहर दिखाई दे जाएगा। आईआईटी मेन रोड पर आपको पिछले 15 दिन से सीवर ओवरफ्लो हो रहा है। तो आपने तो कुछ दिया नहीं। फिर आपके पार्क्स हैं, उन पार्क्स की मेंटेनेंस है, उसमें छोटे बच्चे हैं, उनके प्ले एरियाज हैं। मैं अभी परसों एक मीटिंग में गया, 2 छोटे छोटे बच्चे मेरे पास आए, अंकल मुझे भी आपसे कुछ कहना है। मैंने कहा बताओ क्या कहना है। हमारा आप झूले लगवा देंगे, आप हमारा प्ले एरिया बनवा देंगे। आप सोचो वो इतना छोटे से बच्चे थे। तो मैंने उनको कहा कि हाँ हम जरूर कराएंगे। और मैंने आते ही अभी, जबकि मैं अभी नहीं आया हूं, आचार संहिता लगने से पहले मालवीय नगर के कम से कम 10 पार्क्स के अंदर मैंने अपनी सांसद से बात करके ऑलरेडी बच्चों के झूले, बच्चों की किड्स एरिया का सैंक्शन हो गया, वो पोर्टल पर चला गया और वो लग जाएंगे। तो ये एक बच्चे की आकांक्षा है, ठीक है ना। फिर आपके प्रूनिंग होनी है, जो पेड़ हैं बड़े बड़े वो आप कर नहीं सकते। रोड्स आप यहाँ एसडीए में बैठे हैं, यहीं देखिएगा और कहीं जाइएगा, पॉश इलाके में जाइए, चाहे आप गांव में जाइए, चाहे आप अर्जुन नगर में जाइए, गौतम नगर में जाइए, सब जगह बैक लेन, छोटी लेन, बड़ी रोड सब टूटी पड़ी हुई है। और मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूं, ये 10 साल से मैं आरडब्ल्यूएस की मीटिंग में जा रहा हूं सब जगह। हौस खास अपार्टमेंट में मैं गया था, बोले 10 साल से कोई रिकार्पेटिंग हुई नहीं, सर्पी विहार में नहीं हुई, सर्वोदय में नहीं हुई, हौस खास में नहीं हुई, नवजीवन में नहीं हुई, कहीं नहीं हुई। तो आपने फंड का किया क्या? तो आपने वो भी नहीं दिया। लोगों के बिल बिजली के इतने बढ़ के आते हैं जिसका कोई हिसाब नहीं है। पानी के बिल इतने बढ़ के आते हैं जिसका कोई हिसाब नहीं है। मोहल्ला क्लिनिक ऑलरेडी आईसीयू में है। तो लोग किस लिए आपको दें? और उन्होंने कहा कि मैं कल ये बात आई कि उन्होंने कहीं कहा कि आई एम वेरी मच एक्सेसिबल एंड अवेलेबल विधायक। लोगों ने कहा कि उसका क्या करेंगे? आपकी डिलीवरी तो कुछ भी नहीं है। B4 में कल में था, सफदर एन्क्लेव में, सब लोग ये कहते हैं, बुरा हाल है हर जगह। लेकिन हम आएंगे तो हम ये निश्चित रूप से हम एक नए विजन के साथ, नई सोच के साथ, लोगों की जन आकांक्षाएं हैं उनको सबसे पहला पूरा, मेरी प्रायोरिटी होगी कि सबसे पहले यहाँ की रोड्स ठीक होनी चाहिए, बैकलेंस ठीक होनी चाहिए। डार्क स्पॉट हैं बहुत जगह जहां पर महिलाएं अपने आप को असुरक्षित महसूस करती हैं, उन डार्क स्पॉट को ठीक करने की जरूरत है। नोमेंस लैंड है जहां कचरे के ढेर लगे हुए हैं, उनको ठीक करने की जरूरत है। और सबके साथ बराबरी के साथ, चाहे वो झुग्गी झोंपड़ी क्लस्टर हो या टॉप एरिया हो, सब में आपको बराबरी का काम करने की जरूरत। सिंगल विंडो लोगों को चाहिए कि लोगों की जो समस्याएं हैं वो किसी तरीके से, और मुझे लगता है कि शायद कोई एक, अब डिजिटल टाइम है, मैं निश्चित रूप से चुन करके आऊंगा, तो कोई एक थर्ड आई ऐप, कुछ इस तरह का ऐप डिजिटली लोगों को कनेक्ट करेंगे कि आपको जो समस्या है आप फोटो खींचिए, जियो टैगिंग के साथ आप इस पर करिए, और उसको हम कनेक्ट करेंगे प्रशासन के साथ। अच्छा, एमसीडी है तो एमसीडी के साथ, डीडी है तो डीडी के साथ, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट है तो हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के साथ, पानी का है, वाटर का है तो वाटर के साथ, और उनको 24 आवर्स में, 48 आवर्स में उसका रिडर्सल करना ही पड़ेगा। ठीक है सतीश जी, जो आम आदमी पार्टी की यूएसपी है, चाहे उनके कोई भी नेता हो, खासकर केजरीवाल, वो आम लोगों से जुड़ा कनेक्ट बताते हैं कि वो आम लोग उसी परिवार से आए हैं, उसी बैकग्राउंड से आए हैं। तो लोग आपके बारे में भी जानना चाहेंगे कि क्या बैकग्राउंड रहा, किस तरह से राजनीति में आना हुआ, क्योंकि जहाँ तक मुझे याद है आप आगरा से हैं, हालांकि यूपी वालों पर भी टारगेट किया हुआ है। किस तरह से शुरुआत हुई? देखिए, मैं तो बिल्कुल मध्यम वर्गीय परिवार से हूँ। पिताजी मेरे रेलवे में थे और हम रेलवे कॉलोनी में ही रहते थे, और वहीं हमने अपनी शिक्षा दीक्षा यहाँ नंबर 3 स्कूल सरोजनी नगर में हुई, और उसके बाद कॉलेज में एडमिशन लिया, आत्माराम सनातन धर्म कॉलेज में। वहाँ से मैंने राजनीति विज्ञान में अपना ऑनर्स किया,
और उसके बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी में छात्र संघ विद्यार्थी परिषद का मैं सदस्य बना। उससे पहले मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में भी मैंने शाखा अटेंड की, और वो अटेंड करने के बाद विद्यार्थी परिषद में मैंने लगभग 8 साल कार्य किया। और उस समय में छात्र आंदोलन में असम आंदोलन में गया। असम में जब ये बांग्लादेश के खिलाफ आंसू ने जब आंदोलन किया था, तो उस समय हम वहाँ गए थे। और जब गए यहाँ से हम विद्यार्थी परिषद की तरफ से, तो हितेश्वर शैकिया की सरकार वहाँ पर थी। हमको परेड ग्राउंड में जब हम इकट्ठा हुए, पुलिस ने हमको इकट्ठा किया और गाड़ियों में भर के ले गए और पहाड़ियों पर जाकर छोड़ा 20 किलोमीटर दूर। वहां से हमको मारना शुरू किया था। अच्छा, तो हम इस तरह से गए थे और हम ट्रेन में गए थे यहाँ से। पुलिस की मार खाई है आपने? हाँ, पुलिस की मार खाई है हमने। तो वो उस समय असम आंदोलन था। उसके बाद बिहार प्रेस विधेयक बिल भी आया था, उस पर भी हमने ये किया था। राम मंदिर आंदोलन आया, उसमें भी हम सक्रिय रहे। तो लगातार मुझे याद है कि इस तरह की गतिविधियों में हमने भाग लिया। और समाज के तमाम तरह के जितनी भी चीजें हैं, बचपन में रामलीला में भाग लेना। क्या क्या बनते थे रामलीला में? रामलीला में भाग लेना, मैं रामलीला में अंगद बनता था। अच्छा, हाँ, मतलब पैर जमा देना था? पैर जमा देना था। मालवीय नगर में भी जमेगा? हाँ, जमेगा। तो अंगद बनता था, तो अंगद का पैर तो मालवीय नगर में जमेगा ही अब। तो मैं अंगद बनता था, रामलीला करते थे। मतलब रामलीला भी हमने ऐसे। कोई डायलॉग याद है अंगद के? अंगद के डायलॉग तो रावण की सभा में पैर जमता है तो अंगद कुछ डायलॉग तो अब याद नहीं है, बहुत पुरानी बात हो गई। लेकिन बहुत छोटे से स्टार्ट किया था। कृष्ण जन्माष्टमी है तो फिर झांकी सजाना। मतलब एक हमने जो मैनेजमेंट सीखा ना, मैं समझता हूं कि शायद लोग इस बात को नहीं समझते हैं कि हमारे जो त्योहार हैं, अगर हम अपने जनरेशन को उसमें इन्वॉल्व करें, आपको किसी प्रकार का मैनेजमेंट सीखने की जरूरत नहीं है। आप ऑटोमेटिकली सारा मैनेजमेंट वहां से सीख लेते हैं। कल्चर वही है, वो मैनेजमेंट का ही। एग्जैक्टली। आपको ये करना है, ये इकट्ठा करना है, लॉजिस्टिक है, चीजें तो वही है ना सब। तो आपको ये करना है, तो आप एक मैनेजर अपने आप बन जाते हैं। तो वो भी हमने किया। तो अब विद्यार्थी परिषद में मैनेजर बनाया कि नेता बनाया विद्यार्थी परिषद में आपको? विद्यार्थी परिषद में बड़े किस्से भी सुने हैं लड़ाइयों के आपके। विद्यार्थी परिषद में तो मुझे एक कार्यकर्ता बनाया। अच्छा, लड़ाई हुई हमारी कॉलेज में, हुई लड़ाई कॉलेज में लड़ाई हुई, और प्रिंसिपल के साथ लड़ाई हुई हमारी। अच्छा। हाँ, अच्छा लड़ाई हुई हमारी। मतलब प्रिंसिपल के साथ लड़ाई हुई कि पिटाई कर दी उनकी? नहीं, पिटाई नहीं की। नहीं, हुआ ऐसा कि हम विद्यार्थी परिषद की सदस्यता करने जाते थे। अच्छा। और उनका टेरर था, वो ब्राउन कलर का हैट लगाते थे और गोरे चिट्टे बिल्कुल। जब निकलते थे तो लगता था कोई ब्रिटिश आर्मी का मैन निकल के आ रहा है, टक 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 टक। अब पता नहीं, वो शुरू से ही था। तो कॉलेज में फर्स्ट ईयर में हम गए, मेरे बड़े भाई थे उमेश उपाध्याय, वो वहां पढ़े हुए थे। तो हम मेंबरशिप कर रहे थे, तो हमको सस्पेंड कर दिया। मैंने कहा, क्यों सस्पेंड किया आपने? सस्पेंड इसलिए किया कि आप एलएस्ड ऑर्गेनाइजेशन की मेंबरशिप कर रहे हैं। अरे भाई, छात्र संगठन है, छात्र संगठन की मेंबरशिप करने का क्या कोई रोक है? वहां से मुझे पहली बार लगा कि नहीं, अब इस पर अपना थोड़ा विरोध करना चाहिए। तो मैंने विद्यार्थियों को इकट्ठा किया, उसमें लड़के लड़की सब थे। लगभग मैंने 200-300 आई कार्ड इकट्ठे किए, और इकट्ठा करके दन दनाते हुए प्रिंसिपल रूम में ये सारे आई कार्ड रखे हैं, करो सस्पेंड, सबको सस्पेंड करो। तो बौखला गए, एकदम बौखला गए, सस्पेंड करो। तो वो सस्पेंड तो नहीं कर पाए। डिसिप्लिनरी कमेटी में हमारा केस चला गया कि भाई आपने ऐसे ऐसे किया। तो मैंने कहा, बताइए क्या किया, रिकॉर्ड करिए। अल्टीमेटली डिसिप्लिनरी कमेटी को ये कहना पड़ा, क्योंकि कुछ मामला नहीं था, क्या आप प्रिंसिपल से माफी मंगवाना चाहते हैं? मैंने कहा, सवाल माफी का नहीं है, सवाल मानसिकता का है कि आप किस तरह का एक एटीट्यूड रखते हैं। ब्रिटिशर्स काइंड ऑफ एटीट्यूड आपने जो रखा है, हम इसके खिलाफ हैं। मुझे प्रिंसिपल से माफी नहीं मंगवानी। फिर हमें एक बार मौका मिल गया। प्रिंसिपल की मतलब जो कॉलेज का एडमिनिस्ट्रेशन था, कैंटीन थी, तो कैंटीन में फर्नीचर रखा होता था। एक दिन एक बच्चा बैठा हुआ था, वो उठा तो उसका पैंट फंस गया, वो सारा फट गया। तो हमें तो मौका चाहिए था कि भाई आप बच्चों के साथ कितना अन्याय करते हो। फिर हमने उस दिन कैंटीन में से जितना फर्नीचर था
सारे लोगों को बुलाया, मैं निकाल निकाल के, प्रिंसिपल का रूम ऐसे था वहां, और ये कैंटीन थी, ये एक खुला एरिया था, वहीं से मैंने कहा वो देखेगा, तुम सारी कुर्सियां बाहर फेंक दो, उठा के सारी कुर्सियां बाहर फेंकी हमने, फड़ फड़ा। प्रिंसिपल देखे ये हुआ क्या। अब जेन्युइनली तो पैंट फट गया था। मैंने कहा ये आपका एडमिनिस्ट्रेशन है। फिर उसके बाद कैंटीन में परमानेंट फर्नीचर लगा, फिर वो फर्नीचर ठीक हुआ। तो ऐसे हमने किया। तो लड़कियां तो फिदा हो गई होंगी आप पर उस वक्त। नहीं, लड़कियां तो क्या फिदा ऐसे होंगी। सिंघम वाली इमेज तो बन गई होगी कॉलेज में। नहीं, ये तो मतलब, लेकिन देखो, आप अगर कुछ काम करोगे ना तो लोग आपके साथ जुड़ जाते हैं। आप अगर काम करोगे तो आप, होता ही है, स्वाभाविक होता है। अच्छा, लोग तो जुड़ गए, लेकिन ये जो इतने सारे कॉलेज में हंगामे हो रहे थे, टूट फाट हो रही थी, इसकी शिकायत तो घर भी जाती होगी। तो घर में क्या होता था फिर? घर में तो कुछ, पहली चीज तो पता ही नहीं लगने देते थे, किसी को पता ही नहीं चलता कि क्या हो रहा है। कॉलेज में वैसे भी कम पता रहता कॉलेज में वैसे भी कॉलेज की कहाँ वाला गतिविधि मामला चलती थी। हाँ, वो तो कोई, घर में तो चूंकि फिर हर साल चुनाव होना है, तो घर में तो चुनाव जीत करके लोग बसें भर के आती थी हमसे वो करने के लिए। तो वो, लेकिन वो एक मुझे याद है कि मुझे जब छात्र संघ का चुनाव लड़ाया गया, फर्स्ट ईयर की बात है, तो हमारे कॉलेज के बगल में एक धौला कुआं लेक थी। तो वहां मैंने पहली बार एक कम्युनिटी लंच, आप कह दीजिए, सहभोज का आयोजन किया। रिकॉर्ड 450 विद्यार्थी, जिसमें घर से रिलीजियसली सब लोग अपना खाना लेकर के आए, और सबने इकट्ठा बैठ करके खाना खाया, और सारा खाना सर्व हो गया, घूमता गया, कौन किसका खाना है किसी को पता नहीं। और मुझे याद है कि शायद विद्यार्थी परिषद के लोगों के मन में उस समय ही शायद लगा था कि ये लीडर है। संगठन मंत्रियों की नजर में आ गए। तो कौन थे संगठन मंत्री उस वक्त? उस समय शायद नड्डा जी तो बाद में आए, उस समय शायद नंदू जी थे मेरे हिसाब से। और उस कार्यक्रम में केदारनाथ साहनी भी आए थे। अच्छा, वो आए थे। तो बस वो खत्म हुआ, शानदार कार्यक्रम हुआ, और फिर फर्स्ट ईयर खत्म होते ही मुझे चुनाव लड़ने के लिए कह दिया गया था कि आप छात्र संघ का चुनाव लड़ेंगे। तो चुनाव लड़ने के लिए मैंने मना कर दिया। मैंने कहा मेरे को चुनाव नहीं लड़ना है। मुझे जबरदस्ती नॉमिनेशन भरवाया गया। अच्छा, जबकि आजकल तो मारामारी रहती है कि मुझे चुनाव लड़ना है, मुझे लड़ना है। हाँ, जबरदस्ती पकड़ के ले गए थे मदन भाटिया जी। आरपी सिंह ने भी चुनाव लड़ा था, जिन दोनों ने पकड़ करके मुझे डूसू ऑफिस में ले गए कि नॉमिनेशन भरो अपना। वो स्थिति अलग ही थी, अलग स्थिति थी। लेकिन वो क्यों नहीं लड़ना था, उसका कारण था कि उस समय जेवीएम होता था, विद्यार्थी परिषद और जेवीएम। विद्यार्थी परिषद ने कुछ साल चुनाव नहीं लड़ा, तो जेवीएम को खड़ा किया गया था। तो विद्यार्थी परिषद के केवल एक ही कैंडिडेट को टिकट दी थी, वो मैं था। तो मैंने कहा मेरे जो सीनियर हैं उनके साथ अन्याय है ये, आप उन लोगों को ज्यादा दीजिए, बराबर कम से कम 2-2 तो करिए। तो उन्होंने कहा कि उस समय बलराम यादव, मीरा अग्रवाल, तुलसी अग्रवाल, ये सब होते थे। मैंने कहा मैं नहीं लड़ूंगा चुनाव। लेकिन सतीश जी, विद्यार्थी परिषद से लेकर और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष तक का आपका सफर रहा। आपने एक कविता भी जिक्र किया, गलतफहमियां। तो कितनी गलतफहमियां इस सफर में रही, और खासकर प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए किसके साथ? देखिए, राजनीति में गलतफहमियां का तो बहुत बड़ा रोल है। गलतफहमियां पैदा करने वालों की संख्या बड़ी है। गलतफहमियां, क्योंकि अपने को आगे बढ़ाने के लिए जब तक आप किसी दूसरे के दिमाग में गलतफहमी पैदा नहीं करोगे, तब तक आप आगे नहीं बढ़ोगे। तो ऐसे बहुत सारे किस्से आपके तो सामने बहुत सारे प्रदेश अध्यक्ष आते ही रहते है, हुए। वो कुछ ना कुछ भी आप देखो, एक काम है ना, मैं ही कहूं कि यतेन जी आपके कान में जाके, यतेन जी आपके बारे में रचना ऐसे बोल रही थी, बस मेरे को इतना ही कहना है, मैं कुछ नहीं कहूंगा। लेकिन एक बार तो आपके दिमाग में आएगा यार, कहीं यार कुछ है तो नहीं, कुछ ऐसा तो नहीं है, समथिंग लाइक दिस। तो ये एक ऐसी चीज है कि जिसको, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि गलतफहमियों से दूर रहना चाहिए। खतरनाक हैं गलतफहमियां, तो बिल्कुल नहीं रखनी चाहिए, लेकिन हो ही जाती है। अच्छा सतीश जी, ये गलतफहमी की बात अगर आपने की है, तो अभी मैं एक अरविंद केजरीवाल का स्टेटमेंट सुन रही थी। किसी ने उनसे पूछा कि 2100 रुपए बहुत, इस बार बहुत ज्यादा सुना जा रहा है, दिल्ली की सड़कों पे देखे तो 2100 रुपए मिलेंगे, महिला सम्मान योजना। तो किसी ने उनसे पूछा कि ये 2100 रुपए तुम दोगे कहां से? तो उनका जवाब था कि मैं जादूगर हूं। तो क्या ये उनकी गलतफहमी है या वो वाकई में जादूगर हैं? ये सच में खुशफहमी है? नहीं, मुझे लगता है कि केजरीवाल का जो, अब तो वो एक, ये जो
संजीवनी, महिला सम्मान, वो अपने वर्चस्व की आखिरी लड़ाई लड़ रहे हैं। अब उनकी जमीन खिसक चुकी है और जो इंग्लिश में बोलते हैं ना नीजर रिएक्शन जो होता है कि अब दिख रहा है कि गया तो अब मैं क्या कर सकता हूं कि मैं बचा लूं इसको, इस प्रकार की मानसिकता है कि चीज निकल रही है, दिख रहा है कि निकल रही है। आपको उनकी बॉडी लैंग्वेज नहीं दिखाई पड़ती, आप देखिए उनकी बॉडी लैंग्वेज को, तो उनको लग रहा है कि चीज निकल रही है। अगर महिला सम्मान निधि के बारे में ही आपको बात करनी थी तो आप तो पंजाब में 3 साल पहले आए थे, आपने वहां पर 3 साल पहले घोषणा की थी, 1 रुपए की सम्मान निधि आपने नहीं दी। और जिस महिला सम्मान निधि की आप आज बात कर रहे हो वो योजना देखिए कितना कितना फ्रॉड है। एक ही योजना को दूसरी बार लॉन्च कर दिया। ये अरविंद केजरीवाल ही कमाल कर सकते हैं क्योंकि पार्लियामेंट जादूगर है, ऐसे जादूगर हैं। लोगों को फ्रॉड दिखाने के जादूगर अगर कोई हैं तो अरविंद केजरीवाल हैं। और कैसे जादूगर हैं? संसदीय चुनाव से पहले आपने ये योजना लागू की थी महिला सम्मान, उस समय पैसे कम थे तो कहा था कि सितंबर में, आतिशी जी का बयान है, आप तो मीडिया में हैं, आप दोनों लोग वरिष्ठ पत्रकार हैं, तो आपने तो देखा होगा, उन्होंने कहा कि सितंबर से सबके खाते में पैसे आ जाएंगे। बिल्कुल, पैसे तो आए नहीं, योजना तो लागू हुई नहीं। उसी को चुनाव से 10 दिन पहले फिर आपने बोल दिया। तो ये जादूगरी नहीं है, ये तो केवल अब अपने, और वो संजीवनी योजना भी लेकर के आए हैं कि 60 साल के लोगों को, तो ये संजीवनी लोगों की नहीं है, वो अपनी पॉलिटिकल पार्टी के सर्वाइवल की संजीवनी ढूंढने का काम इन योजनाओं के माध्यम से कर रहे हैं। जैसे मछली के लिए जाल फेंका जाता है ना, कि वो वोटर किस तरीके से मेरे कब्जे में आ जाएं, थोड़ा सा उनको लगे, उसमें कुछ खाने का लगाते हैं और ये इन्होंने ये लगाया है। लेकिन ये लोगों की समझ में बिल्कुल अच्छी तरीके से आ गया है कि ये सब कुछ एक तरह से दिखावा है, माया जाल है, और इनके इस माया जाल में लोग अब फंसने वाले नहीं हैं। चलिए, माया जाल में फंसेंगे नहीं फंसेंगे तो अभी आगे बात करते हैं। आपने गीत भी गाया शायद, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है कि कोई गीत लिखा है? नहीं, गीत तो नहीं गाया, कविता ही है। अच्छा, कविता ही है। वो आप कहेंगे तो मैं कविता पढ़ के सुना सकता हूँ। बिल्कुल, सुनाना भी चाहिए। कविता पहलू में सामने से आना चाहिए। कौन सी कविता आपके दिल के ज्यादा करीब है? मतलब कविताएं तो सारी ही दिल के करीब है, लेकिन एक कविता ये समय पर है। समय पर, क्योंकि समय हम सब लोगों की जिंदगी में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो मैंने लिखा था, समय गूंगा नहीं बस मौन है, समय गूंगा नहीं बस मौन है, वक्त आने पर बताता है किसका कौन है। देखता रहता है लोगों की हकीकत को, देखता रहता है लोगों की हकीकत को, वक्त आने पर देता है नसीहत लोगों को। समय बोलता नहीं बस मौन है, समय की गति को कोई जान ना पाया, समय की गति को कोई जान ना पाया, समय की अति को कोई जान ना पाया, रुकता है अपनी रफ्तार से, रुकता है अपनी रफ्तार से, चलता है अपनी रफ्तार से, न बांध पाया कोई, न जान पाया कोई, क्यों समय आहट नहीं देता, क्यों समय आहट नहीं देता, बस मौन है। समय की निगाहें बड़ी टेढ़ी हैं, समय की दिशाएं बड़ी टेढ़ी हैं, ये दौड़ता है कभी आंधियों की तरह, तो कभी थम जाता है जिंदगी में अंधेरों की तरह। समय बोलता नहीं बस मौन है, वक्त आने पर बताता है किसका कौन है। लंबी कविता है। बिल्कुल। सतीश जी, आप मध्य प्रदेश के सह प्रभारी रहे हैं और आप खुद चुनाव लड़ रहे हैं। क्या अंतर है चुनाव लड़वाने में और चुनाव लड़ने में? क्या इसमें भी पता चल रहा है कि कौन अपना है? समय बता रहा है कुछ? देखिए, जब आप चुनाव लड़ते हैं तो बहुत सारी चीजें आपको व्यक्तिगत रूप से देखनी होती हैं। आप उसको खुद एहसास करते हैं कि क्या है, किस तरीके से लोग कार्य करते हैं, कितनी उसकी आवश्यकता है। और मैं ज़्यादा बहुत चिंता इसलिए भी नहीं करता हूं कि आपको सब कुछ अपने ऊपर नहीं लेना चाहिए। आपको विश्वास के साथ कार्य का विभाजन करना चाहिए, और जो लोग आपके पास हैं उनको इंडिपेंडेंट तरीके से काम करने देना चाहिए और अपने ईमानदारी से काम करिए। बाकी तो समय अपने आप बता देगा कि क्या नतीजा आएगा। जो मुख्यमंत्री आतिशी, आज उन्होंने नॉमिनेशन दाखिल कर दिया, लेकिन वो पैसे भी मांग रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मैं आम लोगों से जुड़ी हुई हूँ और आम लोग ही मुझे चुनाव लड़ाएंगे। देखिए, आम आदमी पार्टी तो अब रही नहीं, ये तो खास आदमी पार्टी है और खाप आदमी पार्टी है। ये जिस पार्टी के मुख्यमंत्री
अगर 50 करोड़ से ऊपर के घर में अर्थात शीश महल में रहते हों, जहां पर करोड़ों रुपए के पर्दे लगे हों, जहां कई टेलीविज़न लगे हों, जहां पर ऑटोमेटिक डोर हों, सो एन एंड सो ऑफ, आप इनको आप आम आदमी कहते हैं? टोटो का भी यूज हुआ वहाँ पर, बड़ा बड़ा फेमस हुआ, बड़ा फेमस हुआ तो आप करते हैं। अब आपने आम आदमी पार्टी की नीली वैगनआर देखी है क्या? अब कारों का काफिला चलता है। आपने देखा कि सुरक्षा नहीं है, 50-60 लोग सुरक्षा में चलते हैं। ये आम आदमी है। अगर बिजनेस क्लास में बैठ करके जाते हैं और कोई उनसे पूछता है, किसी पत्रकार ने पूछ लिया कि आप तो आम आदमी हैं, तो चोरी और सीना चोरी, क्या आम आदमी बिजनेस क्लास में नहीं चल सकता? तो ये आम आदमी तो रही नहीं। और ये जो पैसा मांगना है, ये तो सब दिखावा है। तो यही तो आरोप लगाते हैं कि आम आदमी, सच में आप चाहते हो आम ही बना रहे? नहीं नहीं नहीं, मैंने कहा वो आम है ही नहीं। सवाल ये नहीं है। अब जो पैसा मांग रहे हैं, ये केवल दिखावा है। अब तो ये पैसा इनके पास इतना है कि जिसका कोई हिसाब नहीं है। भ्रष्टाचार इतना कर लिया। लिकर पॉलिसी नहीं देखी आपने? कितना कितना भ्रष्टाचार हुआ, कितना पैसा इनके पास आया। तो आम आदमी तो है ही नहीं है, खास है बिल्कुल। लिकर पॉलिसी भी सीएजी रिपोर्ट आई है, वो कह रहे हैं कि बीजेपी ने अपने ऑफिस में ही तैयार करा दी, अब ये तो अभी तो विधानसभा में सामने भी नहीं रखी गई। बीजेपी उनके पास बीजेपी का नाम लेने के अलावा और कुछ है ही नहीं। जो कुछ हो मोदी जी ने कर दिया। दिल्ली में बाढ़ आ गई तो मोदी जी ले आए, दिल्ली में पानी भर गया तो केंद्र सरकार ने कर दिया। तुम अपना कोई काम करना नहीं। कहा ना कि गवर्नेंस नाम की कोई चीज ही नहीं है, केवल मोदी जी का नाम लेना। सीएजी की रिपोर्ट आई है तो सीएजी सब स्वायत्त संस्थाएं हैं और उनकी ऑब्जर्वेशन है कि क्या सही है और क्या गलत है। आपके लोग 2-2 साल जेल में रहे तो बीजेपी ने जेल में रखा। देश में कानून है, देश में न्यायालय है, न्यायालय ने सारे कागज देखे हैं, न्यायालय ने चार्जशीट देखी है। उसके बाद ही ना आपको नहीं दी जमानत। अगर 2 साल बाद दी तो उन्होंने दी। अभी वो बेल पर ही हैं। मनीष सिसोदिया भी बेल पर हैं और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी बेल पर हैं। उनके पूर्व हो गए। हाँ, पूर्व हो गए। लेकिन अभी कल कहीं पत्रकार को इंटरव्यू देते समय उन्होंने बोला कि खुद को मुख्यमंत्री बोल दिया। तो अभी उनका वो निकला नहीं है। खड़ाऊ मुख्यमंत्री रखे हैं ना उन्होंने, जो कहा है कि टेम्परेरी है ये तो। और वो भी बोलती हैं कि राम वनवास पर गए हैं तो भरत के पास खड़ाऊ हैं। ये किस तरह के कंपैरिजन करते हैं। तो वो मुझे लगता है कि इस तरह की कोई स्थिति नहीं है वो। अच्छा, इस चुनाव में अलग अलग तरीके की चीजें आ रही हैं और आरोप प्रत्यारोप भी देखने के लिए मिल रहे हैं। एक बात चल रही है फर्जी वोटर्स को लेकर कि अवैध रूप से जो रोहिंग्या और बांग्लादेशी उनके वोट बन रहे हैं। आम आदमी पार्टी तो ये कह रही है कि बहुत सारे ऐसे बीजेपी के बड़े नेता हैं जो ये वोटर लिस्ट में जिन्होंने तैयार की है, कुछ नाम भी बताया उन्होंने। तो इसमें कितनी सच्चाई है सर? क्या इसका भी असर पड़ रहा है सर? देखिए, दिल्ली के सामाजिक समरसता को, दिल्ली की जिसे कहना चाहिए कि सारी की सारी व्यवस्था को ध्वस्त करने के लिए जिस तरीके से पुलिस ने आम आदमी पार्टी के एमएलए को पकड़ा है, रोहिंग्यास को और बांग्लादेशियों को यहाँ घुसपैठ कराने के लिए जो सर्टिफिकेट झूठे बना बना करके देते हैं, इनको तो ये कहने का अधिकार ही नहीं है। ये तो वो पार्टी है जिसने चाहे कोई क्षेत्र हो, सब जगह इसी तरह का घपला किया है। ऑटो के लाइसेंस ऐसे ऐसे घरों पे बना दिए जहां वो घर ही एग्जिस्ट नहीं करता। जो शेल कंपनियां बनाई इन्होंने, जो झुग्गियों के अंदर एक एक झुग्गी के ऊपर कॉर्पोरेट कंपनियां खुली हुई हैं, ये आम आदमी पार्टी के ही कारनामे हैं। तो ये तो इस चीज के मास्टरमाइंड हैं। इन्होंने ही एक एक कमरे के ऊपर 50-50 वोट बना दिए। तो ये जो इस चीज के मास्टरमाइंड हैं और वे सवाल करें और पुलिस जब उन्हें पकड़े तो वो दूसरे पर आरोप लगाएं। उनको अपना आत्मविश्लेषण करना चाहिए, इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए कि ये सारा उन्होंने किया है क्या है। झूठ की बुनियाद पर, पूरी तरह झूठ की बुनियाद पर ये आम आदमी पार्टी बनी है और सारे झूठ उनके सामने लोगों के आते जा रहे हैं। ये केवल आरोप लगा देना, बार बार आरोप लगा देना, इसके अलावा और उनको आरोप लगाने के अलावा आता क्या है? लेकिन केजरीवाल ने तो मुख्य चुनाव आयुक्त को पत्र भी लिख दिया कि सांसद, आपके जितने भी सांसद नाम नहीं दिए उन्होंने। तो
उनके जो घर के एड्रेस हैं उन पर वोट बनवाए हैं, 20-20, 30-30, 40-40 वोट बनवाए वो हैं। उनके पत्र लिखना तो उनकी कला है। पत्र किस, अब मैं भी पत्र लिख दूं। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। मैं एनडीएमसी में था, क्योंकि मैंने कहा ना ये इन चीजों के सरगना है, तो हमने 4400 एम्प्लॉयज को, किस चीज के सरगना है? ये झूठे पत्र लिखने के, अच्छा। हाँ, लोगों को भ्रम में डालने के। आप ये बताइए कि मैं एनडीएमसी में था तो हमने 4400 एम्प्लॉयज को पक्का किया था। गृह मंत्री से हम मिलकर के आए थे। इनको पता चला कि परसों वो कंफर्मेशन होने वाली है उनकी, तो उससे कंफर्म होने से 2 घंटे पहले ही एक पत्र लिख दिया कि मैं आपसे ये करता हूं, मैं यहाँ का विधायक हूं और यहाँ एम्प्लॉयज को पक्का किया जाए। मतलब आप इनकी जो मानसिकता है ना, बहुत ही साजिश, षड्यंत्र और साजिश, ये इनकी राजनीति का हिस्सा है। षड्यंत्र भी, साजिश भी, और उनको लगातार इम्प्लीमेंटेशन करना, तो ये उसके माहिर लोग हैं ये। लेकिन सतीश जी, आप बार बार आयुष्मान भारत की बात करते हैं कि आयुष्मान भारत इन्होंने लागू नहीं होने दिया दिल्ली में, लेकिन अब उन्होंने एक बड़ा ऐलान किया है कि जो भी 60 साल से ऊपर होगा उसको केवल आयुष्मान में तो 5 लाख का ही मिलता है। वो कह रहे हैं अनलिमिटेड, और किसी भी हॉस्पिटल में, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे सरकारी हो। उन्होंने कहा कि बीजेपी के जितने भी लोग 60 साल से ऊपर हो गए उनके लिए भी योजना लागू एक और फ्रॉड, ये एक और फ्रॉड, मैंने कहा ना, षड्यंत्र, साजिश और फ्रॉड, ये उनकी राजनीति का अहम हिस्सा है। जो संजीवनी योजना लेकर के आए हैं, उन्हीं के मंत्रालय का नोटिस है, पब्लिश किया है कि संजीवनी नाम की कोई योजना मंत्रालय की नहीं है, और हम लोगों को सूचित किया जाता है कि किसी प्रकार की योजना में अपना रजिस्ट्रेशन ना कराएं, अपना फोन नंबर, अपना आधार कार्ड, अपना पैन कार्ड कुछ भी ना दें, जब कोई योजना है ही नहीं। इस योजना के माध्यम से वो अपनी राजनीतिक दल की, अपने आम आदमी पार्टी की संजीवनी ढूंढ रहे हैं, लेकिन अब वो संजीवनी समाप्त हो चुकी है। लोगों को सब कुछ समझ में आ गया है, उससे कुछ होने वाला नहीं है। अच्छा सतीश जी, जब आप वाइस चेयरमैन थे एनडीएमसी के, तब तो अरविंद केजरीवाल आते होंगे मीटिंग में? नहीं, वो मैंने बताया ना कि अरविंद केजरीवाल, हम वाइस चेयरमैन थे, पहले तो 5-5 मीटिंग में आना नहीं, और जिस मीटिंग में आना तो उसमें उठ करके भाग जाना। पूरी एनडीएमसी में विधायक, आप उनसे पूछिए, सवाल पूछिए कि सब विधायक अपनी विधायक निधि से अपने क्षेत्र का विकास करते हैं। एनडीएमसी में उन्होंने अपनी विधायक निधि से क्या किया? 0/0, कोई पार्टिसिपेशन नहीं। देश, पूरे विश्व में इतना बड़ा इवेंट हुआ G20 का, और आप नई दिल्ली विधानसभा के सदस्य थे। आप किसी प्लानिंग मीटिंग में, आप किसी तैयारी बैठक में, आपका पार्टिसिपेशन, दिल्ली मुख्यमंत्री के नाते दिल्ली में G20 का इवेंट हुआ, आपका पार्टिसिपेशन 0 था, आपकी भागीदारी 0 थी। तो आप किस तरह के मुख्यमंत्री हैं? आपने कोई सुझाव भी दिया हो कि G20 में हम चाहते हैं कि दिल्ली की सरकार की तरफ से ये होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए? 0 पार्टिसिपेशन। आपको उससे कोई लेना देना ही नहीं। आप तो दिल्ली के करदाताओं के पैसे के बल पर पूरे देश की राजधानी, पूरे देश के राज्यों में राजनीति करते हैं। और मेरा आरोप है कि आप एक 15 लाख का, 25 लाख का, 30 लाख का मोहल्ला क्लिनिक खोलते हैं, लेकिन करोड़ों रुपए का एडवर्टाइजमेंट आप पश्चिम बंगाल में देते हैं, आप गोवा में देते हैं, आप मध्य प्रदेश में देते हैं। क्या आवश्यकता है इसकी? 560 करोड़ का एड का बजट ऐसी थोड़ी बना। किसको क्या लेना है मोहल्ला क्लिनिक से? वहां पर क्यों वहां एडवर्टाइजमेंट दे रहे हैं आप? लोगों की गाड़ी कमाई, क्योंकि उसमें भी अपनी एजेंसी डाली हुई है, उस पैसे को साइफन करना। लेकिन उनका कहना है कि जो उनकी भ्रष्टाचार अच्छी योजना है उससे दूसरे राज्यों को प्रेरणा लेनी चाहिए। कोई प्रेरणा ले ही नहीं रहा। प्रेरणादायक कुछ है ही नहीं। वो तो अपने स्कूलों की भी बात करते हैं, सब स्मार्ट फ्रॉड और स्कूल। भ्रष्टाचार है। क्या स्मार्ट? कुछ भी नहीं है। उसमें भी 25-25 लाख का एक कमरा बना दिया, उसमें भी सरकार की ऑब्जर्वेशन है, उसमें भी फ्रॉड कर दिया। जहां जाइएगा वहीं फ्रॉड पाइएगा। किसी भी जगह जाइए आप, आपको यही मिलेगा, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों का मुद्दा भी गरमा रहा है दिल्ली में। आपको लगता है ये काम करेगा? नहीं, आप मुझे लगता है देखिए, आपके सामने जो सोमनाथ सवाल भारती काम हैं, करने- सवाल उन्होंने भी काम- एक ऐसे ही बयान दिया था कि उत्तर प्रदेश के हॉस्पिटल में बच्चे ज्यादा पैदा हो रहे हैं, लेकिन जो विवादित बयान था। सवाल काम करने का नहीं है,
सवाल है कि उत्तर प्रदेश हो या पूर्वांचल हो या बिहार हो, सब इस देश के नागरिक हैं और सबको अधिकार है। आप कैसे ये कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश और बिहार से लोग यहाँ पर आते हैं, 500 रुपए की टिकट कराते हैं और हजारों रुपए का इलाज करके यहाँ से चले जाते हैं? ये उनकी बेइज्जती नहीं तो क्या है? क्या है? कोरोना में क्या किया इन्होंने? कोरोना में उत्तर प्रदेश बिहार के जो मजदूर आए थे, जो श्रमिक थे, उन श्रमिकों को रात के अंधेरे में उठा करके भर भर के आपने बॉर्डर पर छोड़ दिया। उनके साथ अन्याय नहीं। अब तो फर्जी कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि पूर्वांचली और यूपी के जो लोग हैं वो फर्जी हैं, ऐसा भी बयान आया उनकी तरफ से। उत्तर प्रदेश और पूर्वांचल के लोग जिनको देश को बनाने में इतना बड़ा योगदान है, दिल्ली को बढ़ाने में योगदान है, आप उनकी इस तरह से बेइज्जती करेंगे? लेकिन वो तो ये कह रहे हैं कि बीजेपी वाले करवा रहे हैं, उन्होंने ऐसा कुछ नहीं नहीं, कहा। वो तो सब मैंने कहा ना, षड्यंत्र, साजिश और आरोप लगाना। ये षड्यंत्र, साजिश, आरोप लगाना, झूठ बोलना, ये उनकी राजनीति के अहम हिस्से हैं। राजनीतिक दलों का वैसे अपना एक चार्टर होता है जिसमें वो अपना एक बनाते हैं कि हम इस तरह से पार्टी को चलाएंगे। इनका जो चार्टर है वो झूठ बोलना है, षड्यंत्र करना है, साजिश करना है, भ्रम फैलाना है, मायाजाल फैलाना है, इसके अलावा कुछ नहीं है। आपकी डिलीवरी कुछ भी नहीं है और इसीलिए आप सब जगह रिजेक्ट हुए हैं। क्या हुआ हरियाणा में? क्या हुआ गोवा में? क्या हुआ मध्य प्रदेश में? सब जगह गए ना आप। यूपी में क्या हुआ? सबको समझ आ गया कि ये क्या है और इसी कारण से ये दिल्ली से भी अब खत्म होंगे। सतीश जी, एक बड़ा सवाल वो हर अपने चाहे प्रेस कॉन्फ्रेंस हो चाहे चुनावी जनसभा उसमें उठा रहे हैं। उनके पास तो सीएम चेहरा है, आपके पास कौन है? उनका सीएम चेहरा कौन है? उनका सीएम चेहरा है कौन? अपने आप को बता अब रहे तो आतिशी नहीं, मैंने कहा ना, पहले खुद थे, बेल पर हैं। बेल के कारण ही सीएम से उतरे थे ना, जेल के कारण ही, और आतिशी हैं। और दूसरा, अपने घर की चिंता करें ना, वो अपने घर को देखो, तुम्हारे घर में क्या हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी का जहां तक सवाल है, हमने तो मध्य प्रदेश में भी बिना सीएम के चेहरे के चुनाव लड़ा, हमने महाराष्ट्र में भी बिना सीएम के चेहरे के चुनाव लड़ा, हमने हरियाणा में बिना सीएम के चेहरे के चुनाव लड़ा और हमने शानदार सीएम दिए हैं। ऐसे ही दिल्ली में भी है। हम हर दल की अपनी एक नीति है, हम उसके हिसाब से काम करते हैं। ये षड्यंत्रकारी राजनीति का हिस्सा है। आप किसी ऐसे का नाम ले दो। अच्छा, हम इनसे पूछने गए थे कि हम रमेश बिजोड़ी को सीएम बनाएंगे, तो आप एक साजिशें रचते हैं, बैठते हैं, यही अच्छा आप ऐसा करो, ऐसा नाम फेंक दो जिससे कि ये कहें कुछ। लेकिन तो गालीबाज पार्टी बता रहे हैं। वही तो गालीबाज तो अभी सोमनाथ भारती है ना, आप तो पत्रकार हैं और आपको तो शायद ध्यान होगा, लाइव एंकरिंग के समय में सोमनाथ भारती ने एक महिला पत्रकार के साथ कितनी बड़ी अभद्रता की थी। वो गालियां ऐसी दी थी, शायद मैं उन गालियों को यहां ले भी नहीं सकता हूं। तो आप कह रहे हैं गालीबाज पार्टी आम आदमी पार्टी है? कौन है? वही है। आप बताइए, उन्होंने एंकर के साथ किया था कि नहीं किया था? पर पोस्टर तो वो लगवा रहे हैं कि गालीबाज पार्टी डॉट ऐसे कर। आप मुझे बताइए, किया था कि नहीं किया था? किया था ना, लाइव में किया था ना। तो ये तो कोई, और खुद केजरीवाल, आप जब रिपोर्ट चलाते हैं, जब वो लात मारने की बात करते हैं तो आप उसको साउंड को बंद कर देते हैं, वो खुद गाली देते हैं। वो तो बीजेपी को तो कहते हैं तो इसलिए गालीबाज पार्टी और खुद को दिल्ली का बेटा। वो कैसा बेटा है सबको पता चल जाएगा अभी। दिल्ली को शराब की नगरी बनाने वाला बेटा है वो। दिल्ली को 10 साल अंधेरे में फेंकने वाला बेटा है वो। दिल्ली का भ्रष्टाचारी बेटा है वो। दिल्ली के गरीब लोगों से जो उनको स्वास्थ्य का लाभ मिलने वाला था, उनके मुंह से छीनने वाला बेटा है वो तो जितना वो अपने बारे में कुछ कहें, लोग अब समझ चुके हैं उनको। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। सतीश उपाध्याय जी हमारे साथ हैं। 8 शुभ होगा क्योंकि उनके नाम के साथ भी ये अंक जुड़ा हुआ है, ये उनका दावा। और वो ये भी कह रहे हैं कि केजरीवाल ने पूरी दिल्ली को, जो दिल्ली का बेटा बताता है, वो भ्रष्टाचारी और शराब की नगरी बना दिया है। फिलहाल इस खास पॉडकास्ट में इतना ही।
हैं।